हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी जूनियर एडेड एग्ज़ाम के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर मैं पुनः हाजिर हूं, जिसमें कि हम पाठ्यक्रम में लगे हुए हिंदी भाषा और साहित्य, व्याकरण, अपठित गद्यांश और पद्यांश तथा प्रमुख लेखकों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, जो पहला प्रश्न है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, भोजपुरी, अवधी, मागधी। सही जवाब है अवधी। और आप अपने ध्यान में रखिए कि ये कुल 7 कांडों में है, ठीक है, और उनका क्रम भी अगर ध्यान में रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है? ऑप्शन दिया गया है मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी, बघेली। खड़ी बोली जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है, तो इसका दूसरा नाम कौन सा है? सही जवाब है कौरवी। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो यहाँ पर लिपि से संबंधित प्रश्न है। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन दिया गया है शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। सही जवाब है ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? ऑप्शन दिया गया है पंजाबी, बांग्ला, उर्दू, हिंदी। तो देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। इसके अलावा मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, साथ ही में संस्कृत भाषा को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बना है? कक्षा में जो छ वर्ण है वो किसके योग से बना है? ऑप्शन दिया गया है क और श से, क और च से, क और छ से, क और क्ष से। तो 4 ऑप्शन दिए गए, बना हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो उच्चारण के स्थान पर के आधार पर सवाल पूछा गया है कि कौन सा जो वर्ण है दंत्य नहीं है। आप जानते हैं कि उच्चारण के आधार पर 5 वर्गों को निर्धारित किया गया है: कंठ, तालु, दंत्य, मूर्धा और ओष्ठ। प्रमुख रूप से यही हैं। बाकी कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनमें संयुक्त रूप से उच्चारण होता है, जैसे दंत्योष्ठ हो गया, ठीक है। तो इस ऑप्शन में दंत्य कौन सा नहीं है ये हमें देखना है। ऑप्शन दिया गया त, न, द, ट, ठीक है। तो सही जवाब है ट। ट वर्ग क्या है? ये मूर्धन्य के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो सही जवाब होगा इसका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? ओष्ठ, कंठ, नासिक्य, तालु। तो इसका सही जवाब है क वर्ण जो है कंठ से है उच्चरित होता है, यानी कि जो क वर्ग है उसमें जितने भी वर्ण हैं पांचों अन्य पंचम वर्ण को छोड़कर सारे कंठ से उच्चरित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो सघोष अघोष को लेकर मैंने वीडियो काफ़ी बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो भाषा विज्ञान नाम से प्लेलिस्ट है उसमें सारे आपको उत्तर मिल जाएंगे और थियोरेटिकल तरीके के हैं, तो एक बार ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए। घोष कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि जो घोष है वो कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है प, ट, द, थ, ठीक। तो इसमें सही जवाब है द नाम, द वर्ण जो है वो क्या है? घोष है, ठीक। अगला प्रश्न व्याकरण से संबंधित आ गया है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? ठीक है, तो एक ही शब्द लिखा गया है लेकिन उसको अलग अलग ढंग से लिखा गया है। इसमें से हमें शुद्ध शब्द खोजना है। शीर्षक, 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 ठीक है। तो किसी में श पे बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, मूर्धन्य श, इस तरीके से चेंज किया गया है मात्रा को। तो सही जवाब है इसमें जो सी ऑप्शन है, शीर्षक, श पे बड़ी की मात्रा और मूर्धन्य और क, ठीक है। अगला प्रश्न है,
मंत्रिमंडल शब्द इसमें से कौन सा सही है? ठीक, मंत्रिमंडल। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें भी मात्राओं का ही हेर फेर किया गया है। ठीक, मंत्रिमंडल, 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 मंत्रिमंडल। तो इस तरीके से इसको देखेंगे तभी ज़्यादा सही समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप तुरंत इसमें खोज भी लिए होंगे कि इसका सही जवाब कौन सा है, मंत्रिमंडल सही कैसे लिखा जाता है। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या फिर संविधान मपे अंक की मात्रा, त्रपे छोटी की मात्रा, फिर मंडल। ठीक है, तो मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है अतिथि कैसे लिखा जाता है शुद्ध तरीके से। तो ऑप्शन में बस मात्राओं का हेर फेर किया गया है, शब्द वही है। तो सही इसमें जो जवाब है वो बी ऑप्शन सही है। अ त पे छोटी की मात्रा, थ पे छोटी की मात्रा, अतिथि। अगला प्रश्न है पूर्ति शब्द को सही लिखना है कि पूर्ति शब्द कैसे लिखा जाता है। इसमें भी मात्राओं का हेर फेर है, कहीं प पे छोटाओं की मात्रा है तो त पे बड़ी की मात्रा है, और जो उसमें र है वो भी अलग अलग वर्णों पे लगा हुआ है। तो ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में पूर्ति दिया है, लेकिन उच्चारण के दृष्टिकोण से सब उसमें से 3 अशुद्ध हैं और 1 ही शुद्ध है। तो सही जवाब इसका जो पूर्ति का है वो सही जवाब है सी, इसमें सही जवाब होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, निरसता, निरसता, निरसिता, निरसता। मतलब निरसता शब्द को हमें शुद्ध बताना है कि कौन सा है। तो सही जवाब है डी। ठीक है, नीरस शब्द से निरसता बना हुआ है। ठीक, अब पूछा जा रहा है कि महात्मा से शब्द बनेगा, महाधन आत्मा से शब्द बनेगा महात्म, महात्मा, महात्म, महात्म्य। तो इसमें जो सही जवाब है वो बी ऑप्शन सही है, महात्मा। आप कमेंट्स कर कर बताइए कि इसमें कौन सी संधि है। महात्मा में एक संधि भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है रमा धन ईस बराबर रमेश, इसमें कौन सी संधि है। तो संधि से सवाल आ गया, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। तो आप गुण संधि का उदाहरण है, रमेश में गुण संधि है। अगला प्रश्न है उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण, उच्च धन आरण, उच्चा धन रण, उच्चारण धन रण, उत धन चारण। इसका सही जवाब होगा उत धन चारण, उच्चारण। अगला प्रश्न है रसोई घर में कौन सा समास है। रसोई घर में कौन सा समास है। समास से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आ गया। ऑप्शन दिया गया है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव। सही जवाब है तत्पुरुष। अगला प्रश्न है नील गाय में कौन सा समास है। नील गाय में कौन सा समास है। ऑप्शन दिया गया है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु समास। इसका जो सही जवाब है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, इसमें कौन सा समास है या फिर इसे कौन सा समास कहेंगे पीताम्बर को। ऑप्शन दिया गया है तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो अब जानते हैं कि जब किसी शब्द का तीसरा अर्थ निकलता है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो सही जवाब है इसका बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है चारपाई पर चादर बिछा दीजिए। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में से पर कौन सा कारक है। तो कारक से संबंधित प्रश्न आ गया। ऑप्शन दिया गया है अपादान, अधिकरण, संप्रदान, संबंध कारक। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो है अधिकरण। में पै पर जहाँ पर आता है वहाँ पर अधिकरण, यानी कि जो सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, उस कारक में जिसमें कि अधिकरण का नाम आता है, इसका सही जवाब यही होगा। कर्ता, कर्म, करण, अपादान। तो इसका सही जवाब होगा अपादान, क्योंकि वो घर से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो वहाँ पर क्या है, पंचमी विभक्ति हो रही है, इसलिए अपादान कारक होगा। इस तरीके के सवाल आपको यूपी जीआईसी और टीजीटी पीजीटी में आ चुके हैं। और ध्यान रखिए यूपी जूनियर एडेड एग्जाम में भी इसी तरीके के सवाल आएंगे, क्योंकि परीक्षाएं अलग अलग हो सकती हैं, उनके नाम भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि हर परीक्षा के लिए बने होते हैं। ऐसा लगता है कि वो भेदभाव नहीं करते हैं, हर परीक्षा में शामिल रहते हैं। अगला प्रश्न है अग्नि का पर्यायवाची शब्द है।
ऑप्शन दिया गया है सोम, हुताशन, अक्षि, आलय। तो ये पर्यायवाची से जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया। और अग्नि का पर्यायवाची क्या है जो ऑप्शन मैंने बोला, उसमें सही जवाब है हुताशन। ठीक है। अगला प्रश्न है कमल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन दिया गया है जलज, पीयूष, जलधि, जलद। तो कमल का पर्यायवाची शब्द है जलज। ठीक है। अन्य पर्यायवाची शब्दों को भी अपने ध्यान में रखिए, जिसमें कि अरविंद हो जाता है पंकज, ठीक, नीरज। अगला प्रश्न है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन दिया गया है बाजीगर, राजराज, मधवा, विनायक। तो सही जवाब है मधवा। इंद्र को मधवा भी कहा जाता है। ठीक है। और जितने भी ऑप्शन है उसमें विनायक, गणेश को कहा जाता है। तो ध्यान रखिए इंद्र का पर्यायवाची परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसके अन्य पर्यायवाची शब्दों को भी अपने मन में रखिए। ठीक है। अगला प्रश्न है घर का पर्यायवाची शब्द है। घर, ऑप्शन दिया गया है नग, निकेतन, कई बार आलय भी लिख देता है। ठीक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है निकेतन इसमें सही होगा। जैसे एक आपने नाम सुना होगा शांति निकेतन। शांति निकेतन फेमस जगह है, आप अगर जान रहे हो तो कमेंट कर जरूर बताइए कि शांति निकेतन किस स्टेट में है। एक विश्वविद्यालय भी है, तो इसकी भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि जो भी शब्द बनते हैं। शांति निकेतन मतलब कि ऐसा घर जहाँ पे जो वातावरण हो एकदम शांत। ठीक है। अगला प्रश्न है हरिण का पर्यायवाची है। हरिण का विहग, खग, हंस, मृग। इसका जो सही जवाब है हरिण मतलब मृग। उपकार का विलोम है। उपकार का विलोम, ऑप्शन दिया गया प्रतिकार, परोपकार, अपकार, अनुपकार। तो उपकार का विलोम क्या होगा इस ऑप्शन के हिसाब से? अपकार। ठीक, क्योंकि दोनों में उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर उप लगा है, यहाँ पर अप लग गया है। अगला प्रश्न है आगत का विलोम होगा। आगत का विलोम, ऑप्शन दिया गया है अनागत, विगत, स्वागत, विरत। सही जवाब है अनागत। अगला प्रश्न है सापेक्ष का विलोम, सापेक्ष का विलोम। सापेक्ष का विलोम क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है आपेक्ष, निरपेक्ष, असापेक्ष, कुसापेक्ष। ठीक है, तो सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। अगला प्रश्न है स्मरण का विलोम है। स्मरण का विलोम क्या है? भूलना, अस्मरण, विस्मरण, सुस्मरण। ठीक है, तो देखिए आपको अगर झटके में आंसर दे देंगे तो भूलना सही। कैटेगरी का विलोम पूछा जाता है, उसी कैटेगरी का विलोम आपको खोजना पड़ेगा। तो इसमें सही जवाब क्या है? विस्मरण। अगला प्रश्न है अथ का विलोम है। अथ शब्द दिया गया है, अथ का विलोम क्या है? ऑप्शन दिया गया पथ, अंत, प्रारंभ, इति। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है इति। अथ माने क्या आता है? शुरू, और इति माने अंत। ठीक है, तो उसके हिसाब से सही जवाब इसका इति होगा। अगला जो प्रश्न है वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित है, उसको देखते हैं। जिसमें संदेह न हो को क्या कहते हैं? जिसमें संदेह न हो, ऑप्शन दिया गया है संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय, विचारणीय। ठीक है, जिसमें संदेह न हो उसके लिए सही जवाब है असंदिग्ध। ठीक है, असंदिग्ध बहुत कम यूज होता है, लेकिन संदिग्ध ज़्यादा यूज होता है। ठीक, जैसे कहीं पर बम विस्फोट इत्यादि घटना होती है तो संदिग्ध लोगों को उसमें पकड़ा जाता है, या फिर जहाँ पर कोई निगेटिव चीज़ें होती हैं तो संदिग्ध शब्द कहने का मतलब ज़्यादा यूज होता है असंदिग्ध के अपेक्षा। ठीक है, तो लेकिन ये जो प्रश्न पूछा गया कि जिसमें संदेह न हो, मतलब कि वो असंदिग्ध है। अगला प्रश्न है जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? चोर, अपराधी, अभियुक्त, प्रतिवादी। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहा जाता है अभियुक्त। ठीक है। अगला प्रश्न है जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, परोक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्षदर्शी। कोई घटना होती है तो कहा जाता है कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये चीज़ है। ठीक है। अगला प्रश्न है जंगल में आग लगी
को कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द है जंगल में आग लगी। बड़वा नल, दावा नल, विरहग्नि, जठराग्नि। तो जंगल में आग लगी के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसका सही जवाब है दावा नल। अगला प्रश्न है जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं? अनियमित, अतिरिक्त, असंभव, अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहा जाता है अवैध, जिसको कहा जाता है कानूनी रूप से क्या है, इलीगल है, अवैध। ठीक है। अगला प्रश्न है मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। कौन सा वाक्य है? अब वो वाक्य से संबंधित प्रश्न आ गया कि मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया। तो कौन सा वाक्य है? ऑप्शन दिया गया है मिश्र, संयुक्त, सरल, कठिन। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है संयुक्त बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य, लघु वाक्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है छाती पर मूंग दलना का अर्थ है? मुहावरा से संबंधित प्रश्न आ गया। छाती पर मूंग दलना मतलब ऑप्शन दिया गया घबरा जाना, परिश्रम करना, बहुत परेशान करना, दुखी होना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कि जान पर खेलना का अर्थ है? जान पर खेलना। ऑप्शन है जोखिम उठाना, साहस दिखाना, जोर लगाना, हार मानना। तो सही जवाब होगा जोखिम उठाना। कान में तेल डालना का अर्थ है? कान में तेल डालना का अर्थ होगा कान की मतलब ऑप्शन दिया गया है कान की बीमारी, कुछ न सुनना, चुप बैठ जाना, बहरा होना। तो इसका जो सही जवाब है कुछ न सुनना। अगला प्रश्न है 9 2 11 होना का अर्थ है भाग जाना, दौड़ना, गायब होना, साथ छोड़ना। तो 9 2 11 मतलब भाग जाना। इस तरीके के मुहावरे हम अपनी छोटी कक्षाओं में भी पढ़ते थे और ख़ासतौर से यूपी जूनियर एडेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है और जिस स्तर के बच्चों को पढ़ाना है उस हिसाब से ये मुहावरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जितने मैंने बताया सब। गांठ में बांधना का अर्थ है खूब याद करना, कसकर बांधना, बगल में बैठना, मजबूत बनाना। तो इसका जो सही जवाब है वो है खूब याद करना। कई बार आप लोग व्यवहार में सुने होंगे कि मेरी बात गांठ बांध लीजिए, मतलब याद करके रखिए उसको। अगला प्रश्न है जो गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। गद्यांश को हम ध्यान से पढ़ते हैं और आप लोग भी उसको ध्यान से सुनिए ताकि जो आगे इस पर आधारित प्रश्न होंगे उसको हल करने में आसानी होगी। जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। तो ये एक आपको गद्यांश था कि ज़िंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं है जो फूलों की छां के नीचे खेलते हैं और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। तो एक तरीके से ये देश काल वातावरण को अनुभूत करने वाला गद्यांश है। ठीक है कि कोई चीज़ किसी चीज़ का महत्व कब समझता है उसके तरफ ये संकेत किया गया है। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि यह गद्यांश किसका लिखा हुआ है? तो अगर किसी ने पढ़ा होगा, क्योंकि ये वैसे अपठित गद्यांश के अंतर्गत आएगा, लेकिन अगर कोई पढ़ा है तो वो इस प्रश्न को सही कर लेगा। तो पहला प्रश्न बना कि यह गद्यांश किसका लिखा हुआ है। ऑप्शन दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका जो सही जवाब है कि ये गद्यांश किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। अगला प्रश्न है कि जिंदगी के असली मज़े किनके लिए हैं? अब ये आपके गद्यांश के अंदर
से ही इसको हल किया जा सकता है। ज़िंदगी के लिए असली मज़े किन के लिए हैं? ऑप्शन दिया गया जो आराम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो शहर में रहते हैं, जो पैसे वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है महत्व को बताया गया है। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है, यानी कि गद्यांश पढ़ते हुए आपको उसकी विषय वस्तु और जो शीर्षक है और जो भाव है वो दिमाग में आ जाने चाहिए। तो ये सवाल पूछा गया कि इस गद्यांश में किसके महत्व की बात की गई है। ऑप्शन दिया गया है प्रकृति, जीवन, श्रम, भाग्य। ठीक है, तो इसके आधार पर सही जवाब होगा श्रम के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है इसी गद्यांश के आधार पर है, जो धूप में खूब सूख चुका है से अभिप्राय क्या है? कड़ा परिश्रम करना, धूप सेकना, बीमार होना, रेगिस्तान में रहना। तो इसका जो सही जवाब है कड़ा परिश्रम करना। ठीक है, अगला प्रश्न है अमृत वाला तत्व का तात्पर्य क्या है? आपने देखा कि गद्यांश में अमृत वाला शब्द आया हुआ था, तो उस पर प्रश्न बन गया कि उसका मतलब क्या है। ऑप्शन दिया गया है जीवन का सार, अमृत, जीवन का रहस्य, समुद्र से निकला हुआ अमृत। ठीक है, अलग अलग इसके तात्पर्य बताए गए हैं, लेकिन जो सही जवाब है जीवन का सार। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यूपी जूनियर एडेड वाली है उसमें हिंदी के पार्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश की। उम्मीद है कि ये सभी आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।